गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 12 सब्जेक्ट केमिस्ट्री चैप्टर 2 का लेक्चर 3 डिस्कस करेंगे। ओके, देखिए आपको मैंने कॉन्सेंट्रेशन बता दिया था, सॉल्यूट सॉल्वेंट के टाइप्स के बारे में बता दिया था। स्मॉल एम बच जाए, स्मॉल एम इज कॉल्ड मोलैलिटी। मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या है? मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन मास ऑफ सॉल्वेंट इन kg। इससे हम ये मोलैलिटी का फॉर्मूला है कि मोल ऑफ सॉल्यूट तो आप सब में निकाल रहे हैं। स्मॉल एम ये हो गया और कैपिटल एम किया था। कैपिटल एम था मोल ऑफ सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ लीटर। ठीक है, अब सॉल्यूशन का, ठीक है। यहाँ पर उसने आपसे मास बोला है और यहाँ पर उसने वॉल्यूम बोला है। तो आपको इन दोनों में से कोई भी चीज देगा तो आपको ये वाला फॉर्मूला यूज करना है। वो डायरेक्ट यदि मास दे रहा है तब तो इसी से सॉल्व हो जाएगा। यदि वो कैपिटल एम का क्वेश्चन पूछ रहा है तो इन दैट केस क्या होगा? वॉल्यूम। ठीक है, वॉल्यूम का क्या मतलब है? यदि उसने आपको मान लो मास दिया हुआ है तो डेंसिटी देगा, वो डेंसिटी का भाग लगा के वॉल्यूम निकालना। ओके, आप क्वेश्चन आंसर्स तो करेंगे। मैं अपनी जूम की ऑनलाइन क्लासेस में काफी क्वेश्चन आंसर्स भी करा रही हूँ। आज हम आगे का टॉपिक पढ़ेंगे, ठीक है। नाउ कम टू द सॉल्युबिलिटी। ये सॉल्युबिलिटी क्या होती है? ठीक है, सॉल्युबिलिटी का मतलब है, सॉल्युबिलिटी की डेफिनेशन क्या है? मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिजॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्वेंट। ये सॉल्युबिलिटी को डिफाइन करता है कि किसी भी सॉल्यूट को हम कितनी ज्यादा मात्रा में घोले। कितना, आपने एक चीज को फिक्स कर दिया कि सॉल्वेंट आपका 100 ग्राम है, एक पर्टिकुलर टेम्परेचर और प्रेशर पर, तो ये दोनों चीजें कांस्टेंट है कि 100 ग्राम सॉल्वेंट में आप जितना ज्यादा मात्रा में सॉल्यूट को घोल पाएंगे वो उसकी सॉल्युबिलिटी कहलाएगी। ठीक है, क्लियर? तो यदि मैक्सिमम अमाउंट में आपने जितना भी घोला है, मैक्सिमम अमाउंट में घोला है, वो सॉल्यूशन क्या कहलाएगा? सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहलाएगा, सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो जो सॉल्यूशन होता है वो किस किस से मिलकर बना है? सॉल्यूट को जब आप सॉल्वेंट में घोलते हैं तो घोलने के प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिसोल्यूशन, घोलना। सॉल्वेंट को घोला तो क्या बन गया? सॉल्यूशन बन गया। ठीक है, अब सॉल्यूशन का इनवर्स क्या होगा? सॉल्यूशन से यदि हमें इन दोनों चीजों को अलग करना है तो हम जो इसका इनवर्स प्रोसेस होता है दैट इज कॉल्ड क्रिस्टलाइजेशन। क्लियर? ठीक, तो जब हम सॉल्यूशन जो है वो सॉल्युबिलिटी के बिहाफ पर 3 टाइप के होते हैं, एक सैचुरेटेड, एक अनसैचुरेटेड और तीसरा होता है हाइपर सैचुरेटेड। ठीक है, हाइपर सैचुरेटेड। इसमें तो ये जो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में जो है, इसमें तो आपका जो सॉल्यूट है वो मैक्सिमम अमाउंट में डिसॉल्व है। इसमें सॉल्यूट जो है वो कम है, कितने में? सॉल्वेंट में कम मात्रा में घुला हुआ है, यानी यहाँ पर घोलने की गुंजाइश और है। और यहाँ पर आप यदि अब और सॉल्यूट को डालेंगे तो क्या प्रोसेस होगा? तो ये वाला प्रोसेस होगा क्रिस्टलाइजेशन का, क्योंकि घुलेगा तो है ही। हाइपर का मतलब ज्यादा सॉल्यूट ज्यादा हो गया है, तो ज्यादा हो गया है तो फिर क्या होगा? सॉलिड सॉल्वेंट दोनों सेपरेट होने लगेंगे, क्रिस्टलाइजेशन का प्रोसेस होगा। ठीक है, अब आप देखो तो जो डिसोल्यूशन प्रोसेस होता है, डिसोल्यूशन प्रोसेस, ये मैं आपको सॉल्युबिलिटी के बारे में बता रही हूँ और साथ में ये बता रही हूँ कि आप क्या कर रहे हैं। आप ये जो सॉल्युबिलिटी आप जो पढ़ रहे हैं, किसको बोल रहे हैं? सॉल्यूट को बोल रहे हैं। बट सॉल्यूट कैसा है आपके पास? सॉलिड की बात चल रही है अभी। तो हमारा सॉल्यूशन जो है वो कौन सा हो गया? सॉलिड इन लिक्विड। इसकी बात कर रही हूँ मैं, आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा। आपको ये नहीं है आप सारी चीजें सब जगह लगा दें। ठीक, तो जो डिसोल्यूशन प्रोसेस है, कौन सा? सॉलिड को लिक्विड में घोलने का, वो कैसा होता है? वो 2 तरीके का हो सकता है। एंडोथर्मिक भी हो सकता है, ठीक है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है और एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू कितनी होती है? पॉजिटिव होती है। और एक्सोथर्मिक के लिए
एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक के लिए डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होती है? नेगेटिव होती है। एंड ये हम 11th में पढ़कर आए हैं कि एंडोथर्मिक प्रोसेस, एक्सोथर्मिक का मतलब हीट बाहर निकल रही है, तो जो एंथैल्पी होती है एक्सोथर्मिक की, वो एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव होती है और एंडोथर्मिक के लिए हमेशा कैसी होती है? पॉजिटिव होती है। ठीक है, तो एंडोथर्मिक प्रोसेस यदि है तो डेल्टा एच हमेशा, आप दोनों चीजों को आप याद रखोगे तो कंफ्यूज हो गया। कोई भी एक चीज याद रख लीजिए कि एंडोथर्मिक प्रोसेस है तो डेल्टा एच की वैल्यू कैसी होगी? पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो जैसे जैसे आप टेम्परेचर बढ़ाएंगे, टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इस केस में ये होगा, और इसमें नेगेटिव साइन होने के कारण आप यदि टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो सॉल्युबिलिटी क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। समझ में आ रहा है? इनको आप जितनी बार पढ़ेंगे, क्योंकि एमसीक्यू में यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा मात्रा में बनेंगे। डिसोल्यूशन प्रोसेस दोनों टाइप का हो सकता है, एंडोथर्मिक भी हो सकता है, एक्सोथर्मिक भी हो सकता है। यदि एंडोथर्मिक है तो डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव होगी, एक्सोथर्मिक है तो नेगेटिव होगी। अब आप टेम्परेचर को बढ़ाओगे, ठीक है, तो ली चैटलिए के हिसाब से सॉल्युबिलिटी क्या है? यदि प्रोसेस एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने के साथ साथ सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी। इस चीज को, एक ये पूरी लाइन को आप याद रखें तो आपसे दूसरा वाला पार्ट क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, ये हो गई आपकी चीज। ठीक, उसके बाद आता है, तो ये तो हमने बता दिया सॉलिड एंड लिक्विड सॉल्यूशंस। और दूसरी बात, ये टेम्परेचर का इफेक्ट बता दिया, टेम्परेचर का क्या होगा और प्रेशर का क्या होगा? प्रेशर, अब देखो सॉलिड में जब आप लिक्विड में बोल रहे हो, सॉलिड कैसे होते हैं? हाईली इनकम्प्रेसिबल होते हैं, हाईली इनकम्प्रेसिबल, तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। कैसे? सॉल्यूशन में, जब आपने सॉलिड को लिक्विड में बोला है। ठीक है, नेक्स्ट टाइप है हमारे पास, नेक्स्ट लॉ है हमारा। अब हम जो सॉल्यूशन बना रहे हैं, अब के बाद हम क्या कर रहे हैं? गैस को बोल रहे हैं। किसको बोल रहे हैं? गैस को। ठीक है, तो आप देखिए, जब हम गैस को बोलते हैं तो अब हमारा जो सॉल्यूशन बन रहा है, सॉल्यूशन तो बहुत तरीके के होते हैं, स्टार्टिंग में बताया था। अब हमारा जो सॉल्यूशन है दैट इज गैस इन लिक्विड। ये आपके पास एक कंटेनर है, इस कंटेनर के अंदर लिक्विड है। अब इसको आपने बंद कर दिया, क्लोज कर दिया, तो लिक्विड जो है क्या होगा? कुछ टाइम बाद, अभी तो पूरा लिक्विड है, कुछ टाइम बाद वेपर बनेगी इसकी। वेपर का मतलब गैस फॉर्म में आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स और ये आपस में कोलाइड करेंगे। अब ये प्रेशर बनाएंगे, ये प्रेशर लगाएंगे किसके ऊपर? इनके ऊपर। तो जो प्रेशर वेपर के द्वारा लगाया जाता है उसे हम क्या कहते हैं? वेपर प्रेशर कहते हैं। क्लियर हो गया? ठीक है ना? तो वेपर प्रेशर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए। तो कुछ गैसें जो है, तो अब सॉल्युबिलिटी अब हम पढ़ेंगे, तो ये हो गया। तो अब आप देखो कि जो किसी भी गैस की, अब आपने एक सॉल्यूशन बनाया जिसमें आपने गैस को लिक्विड में डिसॉल्व किया है। ठीक है, तो किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस, मतलब कोई भी गैस है उसकी जो सॉल्युबिलिटी होती है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर ऑफ गैस। आपके पास ये तो एक गैस और लिक्विड दोनों है। ठीक है, पहले अकेला लिक्विड था, फिर गैस बनी, दोनों के बीच में क्या सिस्टम, क्या हो गया? डायनामिक इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया कि जितने गैस के मॉलिक्यूल लिक्विड में बदल रहे हैं उतने ही लिक्विड के मॉलिक्यूल गैस में बदल रहे हैं, तो इक्विलिब्रियम सेटअप हो गया। उस टाइम पर किसी भी गैस की, अब हम कौन सा सॉल्यूशन पढ़ रहे हैं? गैस की सॉल्युबिलिटी। गैस की जो सॉल्युबिलिटी है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है? प्रेशर ऑफ गैस से। ठीक है, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर ऑफ द गैस। प्रेशर, गैस जितना ज्यादा प्रेशर लगाएगी गैस की सॉल्युबिलिटी भी उतनी ज्यादा होगी, उतनी ज्यादा घुल जाएगी। तो सॉल्युबिलिटी को हम किससे बताते हैं? स्मॉल एम से। तो स्मॉल एम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पी, तो m इज इक्वल्स टू KHT। एक इक्वेशन तो ये होगी, इट्स इक्वेशन नंबर 1। ये सबसे पहले किसने बताया था? ये बताया था हेनरी ने।
इसलिए इट्स अ हेनरी कांस्टेंट। क्लियर? कि किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रेशर, यानी प्रेशर जितना ज्यादा होगा गैस की सॉल्युबिलिटी भी उतनी ही ज्यादा होगी। क्लियर? तो नेचर ऑफ गैस के ऊपर ये डिपेंड करती है। तो पहला तो प्रेशर के ऊपर डिपेंड करती है, दूसरा नेचर ऑफ गैस के ऊपर डिपेंड करती है कि गैस की नेचर कैसी है। ठीक है? नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करती है। और तीसरी चीज क्या है, अब इसी में ये तो, लेकिन यदि हम, हेनरी ने इसी लॉ को एक दूसरी तरीके से भी बताया। उसने क्या कहा कि इफ मिक्सचर ऑफ गैसेस, यदि हम मिक्सचर ऑफ गैसेस को डिसॉल्व करें, मिक्सचर ऑफ गैसेस डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, डिसॉल्व्ड इन लिक्विड, आपने बहुत सारी गैसों को एक लिक्विड में घोला है, तो किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है, किसी भी गैस का जो पार्शियल प्रेशर है, क्या चीज, जो पार्शियल प्रेशर है, दैट इज डायरेक्टली, पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस, मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। समझ में आ रहा है आपको? ठीक है? ठीक है, तो क्या मतलब हुआ, किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर P, भाई जब बहुत सारी गैसेस होती हैं, हमने पार्शियल प्रेशर, डॉल्टन का पार्शियल प्रेशर लॉ पढ़ा था, जिसमें बहुत सारी गैसेस है, बहुत सारी गैसेस को मिला है, तो किसी भी गैस के बारे में हम बात कर रहे हैं, तो जिस भी गैस के बारे में बात कर रहे हैं, उस गैस का जो पार्शियल प्रेशर है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट गैस। यदि मान लीजिए हम एक गैस की बात कर रहे हैं, तो एक गैस का जो पार्शियल प्रेशर है उसके मोल फ्रैक्शन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है? तो इसको अगेन हम एक फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, KHX A। समझ में आ गया? ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाने के लिए लगाया है, ये हेनरी कांस्टेंट है, ये दोनों फॉर्मूले अलग अलग है, जरा ढंग से समझना। ठीक, यहाँ पर ये क्या है, सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी का मतलब ग्राम पर लीटर, सॉल्युबिलिटी का मतलब कितने अमाउंट को कितने में आपने घोला है। ठीक है? ये प्रेशर है, जबकि ये पार्शियल प्रेशर है और ये मोल फ्रैक्शन है। तो किसी भी गैस का पार्शियल प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट, जो भी कंपोनेंट आपने लिया है। अब यहाँ पर हमने एक कर्व खींचा किसके बीच में, P और मोल फ्रैक्शन के बीच में। तो देखो फॉर्मूला कौन सा लग गया, y इक्वल्स टू mx प्लस c, स्ट्रेट लाइन आएगी पासिंग थ्रू सेंटर। ठीक है? ये y को आपने p एक्सिस पर लिया है और x को आपने x एक्सिस पर लिया है, c की वैल्यू 0 है, इसका मतलब कर्व सेंटर से पॉइंट पास आउट हो रहा है। स्लोप क्या है, स्लोप जो है दैट इज KH, हेनरी कांस्टेंट। क्लियर? यहाँ तक समझ में आ गया? अब आपको यहाँ पर देखना है कि एक तो ये बता दिया कि प्रेशर की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, प्रेशर जितना ज्यादा होगा गैस की सॉल्युबिलिटी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है? और दूसरी चीज क्या है, दूसरी चीज जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि अब आप देखो इस फॉर्मूले से देखो, KH बराबर P अपॉन J लिख सकते हैं नहीं हम। ठीक है? ये जो मोल फ्रैक्शन है क्या चीज है, मोल फ्रैक्शन का मतलब ये सॉल्युबिलिटी है कि KH की वैल्यू जितनी ज्यादा होगी किसी भी गैस का मोल फ्रैक्शन उतना कम होगा, और मोल फ्रैक्शन उतना कम होगा तो उसकी सॉल्युबिलिटी भी उतनी ही कम होगी। तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। तो KH, तो अब आप देखो KH को बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी कम होती है, प्रेशर के बढ़ने पर सॉल्युबिलिटी बढ़ती है। ठीक है? और टेम्परेचर, टेम्परेचर तो है ही। ठीक है? टेम्परेचर, सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस हम कौन से वाले प्रोसेस से बताएंगे, सेम एंडोथर्मिक प्रोसेस से, कि टेम्परेचर को टेम्परेचर बढ़ाने पर कि आप इसको देखो, इसको आप सारे को एक साथ कर लो जिससे आपको कंफ्यूजन नहीं। ठीक है? सॉल्युबिलिटी, सॉल्युबिलिटी किस बात पर डिपेंड कर रही है, किसी भी गैस की सॉल्युबिलिटी की इंक्रीजेस विद
इंक्रीज ऑफ प्रेशर KH के साथ हो गई, और सॉल्युबिलिटी ऑफ ए गैस इंक्रीजेज विद डिक्रीज ऑफ टेम्परेचर। यदि टेम्परेचर को आप कम करोगे तो सॉल्युबिलिटी जो है वो क्या होगी, बढ़ेगी, सॉल्युबिलिटी जो है वो बढ़ेगी। ठीक है, ये तीनों फैक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं हेनरी के लॉ को सॉल्व करते वक्त। इसका मतलब सॉल्युबिलिटी, इसका मतलब दो चीजें बताई थी ना आपको अभी, एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, एक एंडोथर्मिक प्रोसेस है। एंडोथर्मिक के लिए डेल्टा H की वैल्यू नेगेटिव है, इसके लिए सॉरी एंडोथर्मिक के लिए प्लस और डेल्टा H के लिए एक्सोथर्मिक के लिए नेगेटिव है। ठीक है, तो टेम्परेचर को आप जैसे ही बढ़ाएंगे, किस केस में, एंडोथर्मिक में बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी, एक्सोथर्मिक में घटेगी। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें, ये फैक्टर्स आपको ध्यान रखने हैं, इनको एक बार आप पढ़ना, फिर हम कल इसका न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे और इसके एप्लीकेशंस को करेंगे। थैंक यू।